चलिए ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अच्छा जी ओके। सो मैंने कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात शुरू की थी और हमने पहला सेक्शन जो होता है इंट्रोडक्शन उसकी 5 लाइंस के ऊपर बात की थी। अब लेट मी ओपन रिसर्च पेपर जहाँ से हम इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं कि वहाँ पे कैसे बातें की गई हैं, ताकि यू शुड ऑल्सो बी नोइंग इट कि मैंने कैसे इसको इस तरह से लेके चलना है। सर्च हम खोलते हैं, लेट मी ओपन दैट व्हिच इज which column? अच्छा जी ओके। सो let me open that. Okay. Yeah. चलिए। ये एक रिसर्च पेपर है और इस रिसर्च पेपर के अंदर से हम ये राइटिंग जो राइटिंग के बारे में ये जो हमने सीखी कि किस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है उसको थोड़ा सा हम लिंक करते हैं। टाइटल अगर हम देखें तो ऑल्दो थोड़ा बड़ा लग रहा है टाइटल आपको, और मैं इस टाइटल के बिल्कुल 100% हक में नहीं हूँ, बट इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले अप्रोच की बात हुई हुई है कि अप्रोच जो है वो एक उसके कुछ कीवर्ड्स हैं कि खास अप्रोच। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि हर चीज या हर पर्टिकुलर जो डोमेन है वो हर एरिया में एप्लीकेबल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, सिविल इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेबल है, कंप्यूटिंग में भी एप्लीकेबल है। टाइटल ये सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, टाइटल ये कंप्यूटिंग का है, लेकिन इसी तरह का एक सोल्यूशन सिविल इंजीनियरिंग वाला भी देगा, उसको भी इसी तरह से ये बातें समझ आनी चाहिए। ठीक है। तो रिमेंबर, स्पेसिफिक एग्जाम्पल मे नॉट बी देयर बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स। तो पहली अप्रोच, अप्रोच हर जगह होती है, सिविल में भी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी होती है, कंप्यूटिंग में भी होती है। तो पहला कीवर्ड जो है वो अप्रोच है। इट्स अ रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच। उस मेथड के बारे में बात हो रही है जिससे इस मसले को हल किया गया। इट्स बेस्ड ऑन स्टेट वेक्टर मशीन। अगेन अभी मेथड की बात हो रही है कि मेथड के जो कीवर्ड्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट, इनको कम किया जा सकता था, बट ये कि ठीक है फिलहाल ये यूज हो गए। और किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो जो प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, दोनों के कीवर्ड्स इसके अंदर है। ऑल्दो कुछ कम हो सकते थे, बट ये कि प्राइमरली उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल है। आई रिपीट, इसी तरह का एक प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होगा और उसका एक सोल्यूशन वो दे रहा होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक प्रॉब्लम होगा, वो एक सोल्यूशन दे रहा होगा। इसी तरीके से सिविल इंजीनियर का एक प्रॉब्लम होगा, वो उसका सोल्यूशन दे रहा होगा। तो आपने टाइटल में इसी तरह के कीवर्ड्स रखने और अकॉर्डिंगली अपने टाइटल को डिफाइन करना है। मैं अब नीचे आता हूँ इंट्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर, क्योंकि अब आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है एज एन असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट नंबर थर्ड असाइनमेंट। ऐसा ही है। पहली दो में क्या क्या मैंने पूछा था आपसे? फाइव जर्नल्स की नेम टॉपिक है और ये जर्नल। और सेकंड असाइनमेंट में था क्या, एक स्लाइड ऐड करी उसमें आपने टॉप पांच जर्नल्स मेंशन करने थे।
मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी बेंचमार्क 2 टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस है वो इंक्लूड करें, ठीक है ना? ओके, बट 2 असाइनमेंट्स वहां पे कवर्ड है, और अब तीसरी असाइनमेंट जो आपने देनी है ये अब लिखने वाली असाइनमेंट होगी। इसमें आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है, ठीक है? तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं और मैं उस पर आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ, बट यू विल राइट इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ योर ओन प्रॉब्लम, जो कि आपने अपने टॉपिक के अंदर डिफाइन की हुई है, ठीक है जी? एंड आई रिपीट, जिन्होंने प्रेजेंट किया है, जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, इट हैज टू बी अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, रिमेंबर दिस। इफ यू आर selecting any topic which is not a solution, then please omit it, change it. ओके जी, मैं इंट्रोडक्शन सेक्शन पे आ जाता हूँ। देखिए जी, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें और देखना शुरू करें, मैंने कहा था कि जी इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप लिखते हैं 3 पंच लाइन्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1, यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। नंबर 2, यू गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। एंड नंबर 3, यू इंट्रोड्यूस द सॉल्यूशन, राइट? तो अब उनको यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ उस तरह की बातें की हुई है। अगर आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखें और पढ़ना शुरू करें तो देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज बीन डन, प्रॉब्लम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। The presence of criminals and terrorists in the online world is not new, but the current trend of social media enhanced their interest in the online community. As the access to the mainstream media for such elements is expensive and difficult, so in this case, social media has become their favorite option. अच्छा, मैंने ये पेपर क्यों चुना है? क्योंकि ये चला जनरल इंटरेस्ट का पेपर है, सोशल मीडिया पे सारे लोग हैं, सिविल इंजीनियर्स भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले भी हैं, कंप्यूटिंग वाले भी हैं, तो जरा थोड़ा शायद एक ऐसा टॉपिक या ऐसा टाइटल है जो कि हर एक को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, तो उसको समझ आनी चाहिए। तो फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम, राइट? सो अकॉर्डिंगली जब आप अपना रिसर्च प्रपोज लिखते हैं तो पहले कुछ पैराग्राफ्स के अंदर आपने अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? अब एवरीबडी हैज इट्स हिज हर ओन टॉपिक, नाउ यू नीड टू राइट एज पर योर ओन वर्क। आई कैन नॉट इंडिविजुअली गाइड यू कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, ये आपका अपना काम है, और ये इंडिपेंडेंट टास्किंग है। इसका मकसद भी यही होता है कि हर एक ने अपना अपना काम है। व्हाट आई विल डू, जब आप लिख के मुझे देंगे फिर मैं उसको क्रिटिकली देखूंगा कि इसमें क्या गलतियां की हुई हैं और आप इसमें कहाँ पे गलत है, बट अभी आपने काम खुद करना जी। सर इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ कोई लेंथ नहीं है। कितना है प्रोडक्शन? देखिए, सुटिबली आपने बीइंग मेच्योर्ड पर्सन, आपने बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना, बहुत कम भी नहीं कर देना। आपके ऊपर है एज अ ह्यूमन बीइंग के आपकी अंडरस्टैंडिंग एक क्या है, इस बारे में कितना आपको समझते हैं कि सुटेबल होगा। तो लिमिट नहीं है, मैंने आपको एक ब्रॉड लिमिट ओवरऑल दी है कि 10 से 15 पेजेस रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट के होंगे। तो अगर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 पेज 2.5 पेज के ऊपर ही आ जाना चाहिए। अगर एस्पेक्ट के लिए जिस तरह के पेज से ज्यादा ना हो या ज्यादा 10 हाफ पेज। मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया कि अगर आप गौर किए हो, ठीक है? तो हम किसी और में नहीं जाते कि एब्स्ट्रैक्ट को क्या होना चाहिए। फिलहाल ये कि टोटल रिसर्च प्रपोजल 10 से 15 पेजेस पे होता है, तो आप 2 पेज 2.5 पेज का इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख सकते हैं अगर ये सेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है? सो होना क्या चाहिए, अगेन लिमिट, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आपने कंटेंट कवर करना है, उस कंटेंट को आपने सुटेबल वर्ड्स में लिखना है और एक मैसेज कन्वे करना है पढ़ने वाले को। तो वो आपने सोचना है कि कितना लिखूं कि ये सुटेबल रहे, बंदा जो है वो तंग भी ना पड़ जाए इसको देख के, और इतना शॉर्ट भी ना हो कि जी बस कुछ भी नहीं किया हुआ। तो ये अब योर दिस इज योर ओन पर्सनल डिसीजन। तो अगर इसमें आप देखें, नीचे देखें आगे, इसी के अंदर अब अगर हम आगे चलेंगे तो प्रॉब्लम एंड इट्स सिग्निफिकेंस थ्रू दी स्टैट्स आर बीइंग रिटन इन अ टोन के चीजें फ्लो में रहे। कहीं पे इंपॉर्टेंस थोड़ी पहले भी बता दी है, बट ये कि प्रॉब्लम के ऊपर भी फोकस है और चीजें चल रही हैं। अगला पैराग्राफ अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जी studies show that such criminal groups are found across the globe and have the capability to create unrest in society through their malicious campaigns on social media. They use this media in a wise and effective manner for achieving a range of objectives.
They provoke youngsters, defame the states, states organizations, and justify through advertising their criminal activities. Many practical social hate campaigns have been observed recently in countries UK, US, France, Egypt, Syria, Pakistan. अब ये क्या बता रहा है? ये सारा इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये चीजें दुनिया के हर रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली इनके स्नैपशॉट्स भी हैं फिर कि ये सोशल मीडिया पे लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं जिसपे सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। बट इससे होता क्या है, जब किसी की फीड में चीज आती है तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है, और यही मकसद है। और अगर पढ़ने वाला थोड़ा सा कम अकल है तो एक खास डायरेक्शन में सोचना भी शुरू कर देता है। ठीक है, तो एम भी इनका यही है। तो देखिए ये सारी चीजें क्यों यहाँ दिखाई जा रही है, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बताई है, प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस के लिए नाउ यू नो कि मैंने स्टैट्स कैसे डालनी है, फिगर्स में डालनी है, पिक्चर्स में डालनी है, टेबल्स में डालनी है, सिंपल टेक्स्ट में लिखना है। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, तो कीप दैट स्टाइल ओरिजिनल टू योर सेल्फ। आई विल नॉट पंच यू कि यूं ही करो। You can think as per your own personal ease and comfort. So importance यहाँ पे मुख्तलिफ लाइंस में नजर आएगी, और फिर आपको यहाँ पे कुछ रिलेटेड रिसर्च पेपर्स नजर आएंगे जो कि अगेन इंडिकेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। रेफरेंसेस भी आने शुरू हो जाएंगे अब। ठीक है, लाइक अब हम इधर आते हैं थोड़ा सा आगे। नंबर्स शो में हाँ जी, ये रेफरेंस देने का तरीका है। इन टेक्स्ट रेफरेंस इस तरह से दिया जाता है। मैं एक इस पे लेक्चर दूंगा आपको, मैं नहीं दिया अभी, रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स पे नहीं दिया आपको। अच्छा चले, ये इन टेक्स्ट रेफरेंस IEEE स्टाइल है, उसको हम नंबर बेस्ड रेफरेंस सिस्टम कहते हैं। 1 और 2 की डिटेल जो है वो आखिर में होती है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस पे कि ये है क्या। ठीक है, इसका अलग से एक लेक्चर हम देंगे मे बी नेक्स्ट क्लास में। बट यहाँ पे अब वो रेफरेंसेस भी आने शुरू हो गए जो कि अगेन प्रॉब्लम की वाइड स्प्रेड को बता रहे हैं। लाइक देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ें आप। The presence of criminals and terrorists in the online world has also drawn significant attention from multiple research disciplines, from computer sciences to social sciences and to political sciences, especially in the recent interdisciplinary fields of computational social sciences, computational socioeconomics and computational socioeconomics 1-2। ये 1-2 वो पेपर हैं जो कि जनरली इन डिफरेंट डोमेन्स के अंदर लोगों ने लिखे हैं, हिटिंग दी सोशल मीडिया कैंपेन ट्रेंड्स। इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा। फिर आगे देखते हैं। Also, other researchers from disciplines of psychology, social sciences, criminology, mental health, political science are also actively involved in this domain। इनके बारे में बात की हुई है। तो अगेन ये 1 और 2 पेपर्स जो हैं ये जनरली इन सारों को डिफाइन कर रहे होंगे, कोई रिव्यू पेपर्स होंगे ये। ठीक है, फिर आगे लिखे किम एंड अदर फेलो कोलीग्स हैव प्रेडिक्टेड द मेंटल हेल्थ ऑफ ट्विटर यूजर। तो ये एक बेंचमार्क पेपर है जो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पेपर होगा, उसको शॉर्टली से यहाँ बताया है। फिर अगले पे चले गए, फिर अगले पे चले गए। लेकिन इस सारे का मकसद क्या है, इसमें समझने वाली क्या चीज है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस पेपर्स इंडिकेट करने हैं टू शो दी रेंज ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दैट डोमेन। ठीक है, सो दो चीजें यहाँ पे आपको वन बाय साइड नजर आएंगी कि एक हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, फिर प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस के बारे में बात की है। हाँ, अहमियत जाहिर हो रही है कि ये सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं है जो इसको देख रहे हैं। डाटा भी इंडिकेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और जब हम इस पे इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के थोड़ा सा और आगे आते हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो करंट रिसर्च प्रॉब्लम हम जिससे हमने सॉल्व करना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है। इफ इट इज विजिबल, ऊपर जो बातें हुई वो जिनके काम थे उनके बारे में बात करके फिर अब आप आगे तीसरी पंच लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन, दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सॉल्यूशन एज वेल। सो देखिए लिखा हुआ है दिस पेपर a novel framework based on combination of feature extraction and classification algorithm is introduced for the classification of text. We propose a novel feature extraction algorithm to extract suitable features used to train SVM for classification purposes, and subsequently उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि ये करंट अप्रोच जो कि मैंने फॉलो करनी है उसकी कुछ डिटेल्स हैं, और उसी के सब्सिक्वेंट फॉलो अप में
उसी काम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन कर दिए कि हमारे इस पेपर के ऑब्जेक्टिव जो मैंने इसमें हैंडल करने हैं वो कुछ ये होंगे। मैंने ये देखना है जी कि हाउ एक्यूरेटली प्रपोज मेथड क्लासिफिकेशन मेथड जो है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके बारे में मैंने इस काम में देखा है। सर इसको रिसर्च क्वेश्चन भी ले सकते हम आते हैं रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। क्वेश्चंस पहले डिफाइन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद डिफाइन होते हैं। हैं ये तो क्वेश्चन नहीं, फर्क है ना, क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है ना। देखिए क्वेश्चंस होते हैं, दे कुड बी हंड्रेड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ये कहाँ से निकले होंगे? ये निकले होंगे गैप्स से। एग्जिस्टिंग लिटरेचर में गैप्स हैं, उन गैप्स के अंदर से क्वेश्चंस आउट होते हैं कि यार ये सवाल बनते हैं। एक ये बनता है, दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, पांचवा बनता है, 500वां बनता है। ठीक है, क्वेश्चंस कुड बी इनफिनिट। नाउ यू कम ऑन टू द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर विच यू इंटेंड एड्रेसिंग इन योर मेथड, बिकॉज हर क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते। सही है। तो आप क्वेश्चंस के अंदर से ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि ओके जी ये 500 सवाल हैं, बट इनमें से मेरे काम के हैंडल करने वाले ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनकी बेस पे मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने ये करना है। 5 क्वेश्चंस के अंदर से मैं 5 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करूंगा, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डुएबिलिटीज होती है, जिनको आप करते हैं कि जी ये मेरे टारगेट है, टारगेट टू अचीव इन माई ओन वर्क। सो ऑफ कोर्स उनके पीछे क्वेश्चंस होंगे, बट क्वेश्चंस की डेफिनेशन लिटिल ब्रॉडर है कि देयर कुड बी मेनी क्वेश्चंस, बट यू सिलेक्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस टू आंसर एज योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जी कि इन दिस पेपर, इस पेपर के अंदर हमने क्या कोशिश की है, हाउ एक्यूरेटली द प्रपोज मेथड क्लासिफाइज द टेक्स्ट। हमारा अपना प्रपोज मेथड, हाउ मच ये जो अप्रोच थी जिसमें फीचर एक्सट्रैक्शन थी, इट रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी ऑफ द फीचर सेट। मेरा अपना मेथड के ऊपर ही बात हो रही है। हाउ मच FEA रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मेरे अपने अप्रोच के ऊपर बात हो रही है। हाउ सक्सेसफुली द प्रपोज मेथड एडजस्ट इटसेल्फ टू द डायनामिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो यूजेज ऑफ सोशल मीडिया और इसमें जो कैंपेन है, ये तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है स्टाइल इसका। आप राइट पे पकड़ते हैं तो लोग लेफ्ट से आते हैं, आप लेफ्ट पकड़ते हैं तो एक और तरीके से आ जाते हैं। सो अप्रोच शुड बी अडेप्टेबल, कि अगर बंदे ने अपना अप्रोच चेंज किया है तो आपका मेथड फिर भी पकड़ ले उसको। तो अगेन देखिए इन सवालों को अगर इन इन चीजों को अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च पेपर है, यानी डुएबिलिटी है, इनको इनको चेक किया गया है व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द मेथड। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस कुड हैव बीन मेनी मोर, तो यहाँ क्वेश्चंस की बात ही नहीं हो रही। और उसके बाद एक इसी से सब्सिक्वेंट चीज है कि इस पेपर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई है कि पेपर जो बाकी आप पेपर है वो किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर किया है। सेक्शन 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा। अगर मैं एक रिसर्च प्रपोजल की बात करूं तो यहाँ पे आप अपने रिसर्च प्रपोजल के बकिया कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि मेरा अगला कंटेंट लिटरेचर रिव्यू होगा, उसका अगला सेक्शन जो है वो गैप एनालिसिस होगी, उसका अगला सेक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, उसका अगला सेक्शन जो है वो मेथोडोलॉजी होगा। तो वो ब्रीफ आपने यहाँ पे बताना होगा। ओके जी, अब मैं दोबारा कंक्लूड करता हूँ। हमने बात की है लिखने के ऊपर। लिखने में हमने लिखना है, जब टाइटल डिफाइन कर लिया, टॉपिक डिफाइन कर लिया, रिसर्च पेपर्स डिफाइन कर लिए, तो अब हमने पढ़ना है प्रॉब्लम के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में और अकॉर्डिंगली अपने मेथड के बारे में। और उसके अंदर से इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट होना है, और उसमें क्या 3 पंच लाइंस होंगी आतिफ जो लिखनी है। इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, सबसे पहले करेंगे, फिर डिस्कस द प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम। डिस्कशन इंपॉर्टेंस के अंदर आ गई ना, शुरू में इंट्रोडक्शन में आ गई, मतलब इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम में आ गई। और फिर यू इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको पेपर दिखाया, एक रिसर्च पेपर, एक रिसर्च प्रपोजल, एक रिसर्च थीसिस, ये सेक्शंस उन सब में इसी तरह लिखे जाते हैं। यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, you give significance of the problem, and then you introduce your solution। ठीक है, your target in the next assignment is, next class से पहले पहले आपने written form में मुझे 2 पेजर 2.5 पेजर इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख के शेयर करना है, लिख के। सर आप हैंड रिटन कर लीजिए। आपने वो वाक्य पढ़ा हुआ है,
तो बनी इसराइल का, लेक्चर सुन रही है। हाँ बनी इसराइल का पढ़ा होगा, मैंने पहले भी शायद एग्जाम में नहीं, बनी इसराइल का वाकया पढ़ा होगा ना, उनसे जब कहा कि ये गाय कुर्बान करो, तो अब उनको पता तो था, लेकिन उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए कि जी गाय काली होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए। मैंने कहा जी गाय मोटी होनी चाहिए, गाय पतली होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जब हर सवाल पे चीजें कॉम्प्लिकेट होती गई, फिर एग्जैक्टली अल्लाह ने उनको उधर पहुंचा दिया कि ये वाली गाय करनी है जिसको तुम पूछते हो। नहीं तो कोई भी गाय कुर्बान करते तो निकल जाती। सर इसकी समरी जो है। सर आप जिसलिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपके सवाल का जवाब जो है वो दे दिया। आप हाथ से लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन ये कि मैं इसको असल में चेक करूंगा प्लेजरिज्म के ऊपर। whatever document you will share me, I'll check it on the AI plagiarized checking software, and then I'll give you feedback कि आपने खुद लिखा है या ये आपने किसी से लिखवाया हो। ठीक है, तो बेहतर है कि टाइप रिटन फॉर्म में हो, बट खुद टाइप करें, खुद लिखें। मे बी सादिक साहब से शायद टाइपिंग में इशू है, सर पेमेंट भी करो। तो वो आप फिर देख लीजिएगा। ठीक है जी, सो ये आई होप क्वेश्चन और इसका कंटेंट समझ आ गया आपको। ठीक है, ये अब मैं ऑल दो मैं लिटरेचर रिव्यू को नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट भी मैंने आपको देनी है, देखते हैं कि आप उसको आज ही दिया जाए या नेक्स्ट में दिया जाए, बट उस पर पहले इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो पूछ लें मुझसे, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी। इफ यू हैव एनी क्वेरी ऑन दिस देन प्लीज फर्स्ट आस्क। राइटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है जी? अम्मार अली साहब कोई सवाल? तो थैंक यू, मैं कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ। थैंक यू। ये इंट्रोडक्शन में एक्सप्लोर था कि हम आपने कहा कि रिसर्च जब हम प्रपोजल लिखते हैं और जब हम मेन थीसिस लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन नॉर्मली स्ट्रक्चर यही होता है। तो क्या जो रिसर्च प्रपोजल के लिए हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसको हम जब थीसिस का मेन डॉक्यूमेंट डेवलप करते होते हैं तो वी हैव टू एक्सपैंड दैट या मेनली वही यू हैव टू एक्सपेंड। एक्सपैंड उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जी जी, ऐसी बिल्कुल ऐसी। देखिए जो रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है, अगर आपको याद हो मैंने एक दफा कहा था कि इसमें जो रेफरेंस पेपर्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल के अंदर, जनरली स्पीकिंग 15 से 20 रेफरेंस पेपर्स आप यहाँ पे, दे आर मोर देन इनफ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। बट वंस यू राइट अ रिसर्च थीसिस, देन अराउंड 40+ रिसर्च पेपर्स शुड हैव बीन रेड एंड डिस्कस्ड। सो अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, उसका उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन आपने भी प्रोडक्शन पार्ट में जब हम सिग्निफिकेंस डिस्कस कर रहे थे यू मेंशन सम रेफरेंसेस तो वो जब हम लेटर पार्ट ऑफ द प्रपोजल में भी लिटरेचर रिव्यू करेंगे तब भी वी हैव टू मेंशन दोस नॉट दो दैट बी सम ऑफ द रेफरेंसेस। तो इसका मतलब ये लिटरेचर रिव्यू करते हुए जो हमारे पॉपअप करेंगे मेन references या research papers those need to be highlighted in the इंट्रोडक्शन introduction part. ऐसे ही। अच्छा जी, अभी हम ये करते हैं कि बिफोर वी गो ऑन टू द लिटरेचर रिव्यू पार्ट, लेट्स मी फर्स्ट कवर द रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उसकी बात हो गई है, वो भी राइटिंग से रिलेटेड है। तो हमने अब चूंकि लिखना है और लिखने में हमने रेफरेंस पेपर्स को रेफर करना है, तो उसके कुछ रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को हम देख के चलते हैं, फिर हम आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू पे उसके बाद। ठीक है, तो मैं पहले उसको समझता हूँ मुनासिब के कवर पहले कर दिया। सो अगर यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, टास्किंग आपको क्लियर है, तो हम फिर रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स पे आ जाते हैं।
Okay, so बहुत बात हमने की रेफरेंसेस के बारे में, साइटेशंस के बारे में, और जो क्वालिटी क्राइटेरिया उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये फिनोमेना है कि आ, क्या साइटेशंस हैं किसी जर्नल के रिसर्च पेपर्स की। ठीक है कलीम साहब, विजिबल है आपको ये? ओके, सो अब जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं ये बड़े एक अहमियत के हामिल होते हैं किसी भी एक रिसर्चर की लाइफ के अंदर। आप किसी के काम को बता रहे हैं तो उसके काम को आपने ये क्लेम नहीं करना कि ये मेरा अपना काम है। आपने सुटेबली उसको हाईलाइट करना है कि ये फलां जगह से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ मकासद होते हैं रेफर करने के जो यहाँ लिखे हुए हैं। अगर इसको पढ़े वन बाय वन, अशफाक साहब क्या लिखा हुआ है पहला? Why do we refer? Academic assignments require wide reading so that the current thinking about a particular topic can be identified. Ideas expressed by other people reinforce the arguments present in your assignment. The referencing in your assignment, number one, shows the range of ideas and approach that you have found and thought about. ठीक है, इससे समझ क्या आती है? इस बात से क्या समझ आती है जब आप रेफर कर रहे हैं तो ये चीज क्या चीज इंडिकेट कर रही है? इसका मतलब क्या है? जो आपकी आइडिया है वो आपकी कितनी डोमेन है, कितनी उसकी रेंज है उसको, और जो अप्रोच आप यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब क्या है? फोकस कर रहे सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं, समझना भी मकसद है ना। मरियम क्या मतलब है इसका? अगर आप जो में एक ग्राफ कर रहे हैं एक पेपर को, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक नहीं देंगे, अब ये एक की बात नहीं हो रही ना, ये तो बात हो रही है जनरल। आपने रेफरेंसेस बहुत सारे दिए, आप उस बंदे ने जब रेफरेंस दे दिए तो उससे क्या चीज इंडिकेट हो रही है पढ़ने वाले को, ये वो बता रहा है। तो वो क्या इंडिकेट हो रहा है? जो रास्ता कैसे मैच करें या रास्ते को करें 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 करेंगे। तो क्या नहीं लगाने, इधर लिखा हुआ है। दूसरे लोगों ने सब देखिए इधर ये लिखा हुआ है, ये जो रेंज का लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है कि अगर आपने 10 पेपर रेफर किए, 20 पेपर रेफर किए, 30 पेपर रेफर किए, तो ये आपकी रेंज शो कर रहा है कि जो बंदे ने लिखा है ना उसने कितना होमवर्क किया है। उसने ए टू जी देखा है, उसने ए टू बी देखा है, उसने ए टू एक्स देखा है, उसने एफ पी टू क्यू देखा है। कितना ऊपर रेंज ऑफ आइडियाज, क्या आपने कितने आइडियाज को एक्सप्लोर किया, आपकी रेंज कितनी है। जितने ज्यादा रिसर्च पेपर रेफर किए जाएंगे उतनी उतनी ज्यादा आपकी डेप्थ शो हो रही है ना, कि बंदे की डेप्थ है कि इसने बहुत पढ़ा है, अच्छा खासा पढ़ा है, इसने ये भी देखा है, इसने ये भी देखा है, इसने ये भी देखा है। तो फोकस करें रेंज, यहाँ कीवर्ड है रेंज ऑफ आइडियाज। हाउ मेनी आइडियाज यू हैव एक्सप्लोर्ड, हाउ मेनी अप्रोचेस यू हैव सीन, जिनको आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है, ये वो इंडिकेट कर रहा है। तो अगर रेफरेंसेस आपने अच्छे नंबर ऑफ रेफरेंसेस दिए, अभी उसके अंदर कंटेंट की बात नहीं हो रही है, चलो बट इट शोज के रेंज ऑफ रिसर्च वर्क आपकी कितनी है। भाई एक बंदा पे लिख सकता है, 2 पेपर लिख के भी वो अपना काम बता सकता है, एक 20 पेपर लिख के बताएगा, एक बंदे ने 20 साल तक पढ़ता रहा उसके बाद बताया। तो हर बंदे की रेंज मुख्तलिफ होती है ना। आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो हर एक की डेप्थ जो है वो, आप कहते हैं ये शैलो आदमी है यार, ये शैलो खातून है, मतलब इसको पता कुछ नहीं, ऊपर की बात कर रहा है या कर रही। एक है जिसके अंदर गहराई होती है कि ये जो बात हो रही है ये वाकई इसने बहुत, इसकी नॉलेज है, नॉलेज बेस ज्यादा है, इसने चीजें सोची हैं, समझी हैं। तो ये रेंज को शो करता है, डेप्थ को शो करता है। तो मोर रेफरेंसेस, मोर डेप्थ, बेटर रेंज। तो पहली चीज ये है। अगली क्या है? give your acknowledgement of where these ideas came from. हाँ, इसका क्या मतलब है? इस चीज से इकरार करना एक आइडिया आप जिस बंदे ने काम किया है उसका ड्यू वेटेज उसको दे रहे हैं यार, कि ये अशफाक का काम है, ये अशफाक का काम है। आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये नदीम का काम है, ये कफायत का काम है। ठीक है, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड थिंग। और shows where the reader can locate the sources you have used. ये क्या चीज होती है? DOIs जो एग्जाम एग्जैक्टली ये बेस है, अगर वो उनको वहां पे जाकर पढ़ सके। कहाँ से यूज करता है डीयूआई तो एक चीज होती है ना। अगर आप रेफरेंस को जब रेफरेंस सेक्शन में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें दी होती है वहां पे।
तो एक रेफरेंस को कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स वहां पे होती है। तो एनीबडी हु इज विलिंग और इंटरेस्टेड टू गो एंड सी दैट रेफरेंस इन डेप्थ, तो वो आपके रेफरेंसिंग से वहां तक उसको पहुंचना चाहिए। भाई आपको ऐसे भी नजर आएगा किसी ने रेफरेंस दिया होगा, लेकिन वो आप उससे पहुंच नहीं पाएंगे कि क्या क्या इसने रेफरेंस दिया। हाँ, जिससे क्या पता चलेगा कि जी ये बंदा इसने कट पेस्टिंग की हुई है, ना इसको खुद पता है कि मैंने क्या किया है, ना इसने समझा है पढ़ा है, बस ने टोटल का काम पूरा किया। जो अच्छा लिखने वाला होगा उसका रेफरेंस आपको बताएगा कि ये रेफरेंस पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हर डिटेल होगी, और आप उसको लोकेट कर सकेंगे जब खुद सर्च करना चाहें। तीसरी चीज ये हो गई। और दूसरा सर अवॉइड प्लेगरिज्म। चौथी चीज है, दूसरा नहीं, चौथी चीज। Yes, sir. Last answer. हाँ, Avoid plagiarism. Plagiarism is parroting someone else's ideas and or the way they express their ideas as if they are your own. Plagiarism can be unintentional and appropriate. Referencing helps writers to avoid this. अच्छा अच्छा, इसकी जहन पे हाँ, एक चीज याद रखिए कि जब भी एक रिसर्चर एक चीज लिख दी ना, आपने 2 लाइनें लिख दी, तो ये आपके नाम से जब वो आपकी ईमेल पे आ गई या आपने किसी को लिख के दे दी, तो ये समझा जाता है कि ये इसने लिखी। पढ़ने वाला कहता है इसने लिखी, लेकिन आपने वो 2 की 2 लाइनें चैट जीपीटी से ली हुई है फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स आप चीट कर रहे हैं। या आपने वो 2 लाइनें किसी रिसर्च पेपर से कट पेस्ट की हुई है, इट मीन्स आप चीट कर रहे हैं। सो रिसर्च, फॉर्मल रिसर्च के अंदर व्हेनेवर यू राइट, इफ इट इज नॉट योर्स, यू गिव रेफरेंस, चाहे वो किसी भी सोर्स का है। अगर आपने लिखा है अपने अपने दिमाग से, ठीक है, और अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग अगले बंदे की यही होगी कि जी ये इसने खुद दिया है, खुद लिखा है। जब तक आप खुद उसमें ना बताएंगे जी मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो फलां जगह से पढ़ा है और फिर लिखा है। समझ रहे बात? तो किसी के आइडिया में कुछ कोई अगर अपनी इनपुट करते हैं 50% या 60% दूसरे के आइडिया से लेके 40% उसमें अपनी इनपुट दे रहे हैं, तो क्या हम उसको अपना कह सकते हैं या उसमें जा सकते हैं? इसका कोई जवाब मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता। देखो, रूल ऑफ थंब ये है, 30-70 रूल होता है। 70% मुख्तलिफ होना चाहिए काम पिछले किसी का, 30% मैपिंग हो सकती है, 30%। लेकिन अगेन ये एक फजी टर्मिनोलॉजी है, कोई फिक्स रूलिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने जब किसी का काम, अब आपको पता है, बीइंग अ मैच्योर्ड रीडर एंड राइटर, यू नो कि ये मैंने मेरा है या नहीं है। मैं अब उसको डिफाइन नहीं कर रहा कि वो 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा। हर बंदे को अपना पता होता है कि ये मेरा है या नहीं है, राइट? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको मेंशन करेंगे। अगर आप समझते हैं मेरा नहीं है तो आप रेफरेंस दें, आपका है तो ना दें। इस पे कोई रूल नहीं लग सकता। अब रूल लगेगा क्या? जो पढ़ने वाला है वो हाँ फिगर आउट कर सकता है कि यार इसने बेईमानी की है, क्योंकि हर बंदे के अंदर बेईमान एक दिमाग होता है, ठीक है? तो वो हो सकता है उसका बेईमान दिमाग उसे कहे मैं ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो थर्ड पार्टी है वो कहेगी नहीं यार ये आपने गलत बयानी की है, ये आपका नहीं है। आप बेशक इसको 60-40 कह रहे हैं, लेकिन 60-40 नहीं है, ये 90 और 10 है। तो मैं इस पे अगेन कहूंगा कोई रूल कोई नहीं है। इट इज योर ओन कॉन्शियसनेस कि ये मेरा काम है या मेरा नहीं है, बस वो आप डिसाइड करेगा। रेफरेंसिंग सर हम ये कोई सवाल समझ नहीं आया, बस कितनी दे सकते हैं, कितनी से क्या फर्क? कितने रेफरेंसेस सर? सर्च पेपर में अभी तो हमने बात की है कि जी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में जो प्रपोजल सर, इंट्रोडक्शन पार्ट में हाँ। जो रेफरेंसेस हम लिखते हैं सर, तो वो कितने हम जोड़ कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन के अंदर आप Introduction 10 का दें, part- 100 दें, 1000 दें, लाख दें, आपकी मर्जी है सर। उसमें सर तो आपने लिमिट तो आपने डिफाइन कर दी, देयर इज नो लिमिट। सभी को लेकिन पता कैसे चलेगी? लोगों के काम को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार इसमें लोग 10 रेफरेंस देते हैं, 15 देते हैं, जनरली 20 देते हैं, फलां तरह के पेपर्स में 100 देते हैं। तो ये तो आपको पढ़ने से पता चलेगा, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। अगर रिसर्च प्रपोजल की बात करें तो मेरे ख्याल में अगेन आपको जवाब दे दिया कि 15 से 20 रेफरेंस होते हैं। उनमें से अगर आप 20 रेफरेंस ले रहे हैं तो आप 5-6 इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दें, बाकी 15 लिटरेचर रिव्यू में ले जाएं, तो इट्स मोर देन इनफ। सर इसमें ये 37 से जो आपने रेशो दी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 37 30 70 या जो ऑक्सीजन डिवाइड कर रहे हैं इसमें 37?
मैंने ये बात की है, मैंने 70% का ड्रॉप। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट 30% किसी भी ले सकते हो, 70% आपकी दवा सकते हैं सोल्यूशन। अगेन इसका जवाब आपका मैं सवाल, प्रॉब्लम 100% किसी को देता हूँ सर, तो सोल्यूशन जो है 70% अपना आपको 30%। तो प्रॉब्लम तो सेम हो सकती है ना, 3-4 सेम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी। अच्छा नहीं, मैं असल में ना इसको और तरीके से आप उसको अप्लाई करें जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कुछ लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं, उसके अंदर 70% कॉन्टेंट आपका होना चाहिए। अब आप एप्लीकेशन कुछ भी सोच लो, आप आज़ाद हैं सोचने के लिए कि मैं प्रॉब्लम लूंगा, मैं सोल्यूशन लूंगा, मैं इसका जवाब फिलहाल नहीं दे सकता। आपका स्पेसिफिक कोई चीज, कोई टू दी पॉइंट बात, अभी ये जनरल हवा में आपने तीर मारा ना, एक स्पेसिफिक बात करेंगे ना मुझसे कि जी ये मेरे सर प्रॉब्लम थी, मैंने इस प्रॉब्लम को लिया और ये मेरा सोल्यूशन है, तो आप बताएं, तो मैं उस वक्त कुछ कमेंट कर सकता। मोटी बात मैं नहीं कर सकता अभी कि जी आपको इसका जो प्रॉब्लम उसको कोर्स रिसर्च में काम किया 100% पे काम को सभी साइड की कंस्ट्रक्शन मटेरियल है रबड़ जो कंक्रीट में रिसर्च में बहुत सारा काम किया मैं वही स्टेट में प्रॉब्लम है रिसाइकलिंग इशू है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं 100% दे सकता हूँ किसी का आइडिया ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन 100% में काम किया और वही स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट दे जाता हूँ टाइटल से। सर ले सकते हैं। अभी हमने सब कुछ यही तो पढ़ा है कि प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है ना। प्रॉब्लम तो पिछले 100 साल से चल रही है कि जी हवा में जरासीम है, ये प्रॉब्लम तो जिंदगी सुबह से चल रही है, मतलब जब से दुनिया स्टार्ट हुई है। पॉजिटिव में टाइटल स्टेटमेंट है, हम तो ये चीज में जो 37 थी आपको आइडिया 100% ही टॉप है। हाँ, प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। मैं तो अगर मैं, आप मेरे कॉन्टेक्स्ट को आपके कॉन्टेक्स्ट में फर्क है, आप कुछ और अंडरस्टैंडिंग कहीं लेकर आ रहे हो, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, लेकिन चलें कहीं आगे जाके चीजें मैच हो जाएंगी, आगे चलते हैं। तो ये रीजंस है जी रेफरेंसिंग देने के, ठीक है। सो रेफरेंसिंग हम क्यों देते हैं, वो इन वजूहत पे देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर जो है ना, उसके लिए आपको इसकी पेमेंट है जी $6,500। अगर आप पे करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपको एक्सेस मिल जाएगी, इंडिविजुअल एक्सेस तकरीबन इस पैसों पे। और अदरवाइज इंस्टीट्यूट्स के पास एक्सेस होती है, और एचईसी के पास है। एचईसी से जब आप